पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि नीलगाह में कौन सा समास है। तो नीलगाह में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसका एक पद विशेषण होता है, यानी कि जो पहला पद होता है वो विशेषण शब्द होता है। तो यहाँ पर नीली है गाय, यानी कि गाय की विशेषता है कि वो नीली है, इसलिए नीलगाय में कर्मधारय समास होगा। आगे बढ़ते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ये किस प्रकार का छंद है। तो ये दोहा छंद है, और दोहा छंद का मतलब होता है ये 4 चरण होते हैं दोहा छंद में, और प्रत्येक चरण के अंत में, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक चरण के दोनों जगह पे यति होती, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि और ये अर्ध सममात्रक छंद कहलाता है। ये अर्ध सममात्रक छंद है दोहा। और ये दोहा के जो विषम और सम 2 चरण होते हैं, देखिए ये वाले विषम चरण कहलाते हैं और ये वाले दोनों सम चरण कहलाते हैं। ये वाला और ये वाला विषम, और यहां से यहां ये सम, ये पहला वाला कहलाता है, ये दूसरा चरण कहलाता है, तीसरा चरण कहलाता है, चौथा चरण कहलाता है। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा की यही पहचान है। और सोरठा इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि ये जो पहला तीसरा है ये 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। बस दोहा और सोरठा में यही अंतर होता है कि दोहा में 13-11 मात्राओं पर यति होती है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। तो इनमें से जो सही जोड़ा है वो है महादेवी वर्मा की निहार रचना है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। बाकी मैथिली शरण गुप्त जी की जो है वो साकेत है, ये कामायनी नहीं है। और जो कामायनी है वो है जयशंकर प्रसाद जी की, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। और सुमित्रा नंदन पंत जो है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है लोकायतन। लोकायतन इनकी रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत की है। और निराला की है तोड़ती पत्थर। ये कुछ रचनाएं थी। कामायनी जयशंकर प्रसाद, निहार महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त की साकेत, सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन, निराला जी की तोड़ती पत्थर। आगे बढ़ते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है। बापू, श्री गांधी, कर्मवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी है, अकाल पुरुष गांधी, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा गांधी जी की जीवनी है। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद होगा विद्याधन अभ्यास। विद्याधन अभ्यास होगा इसका संधि विच्छेद। बी इसका राइट ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा विद्याधन अभ्यास। अब विद्याधन अभ्यास में दीर्घ संधि होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी विद्याधन अभ्यास में। आगे है कि इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है। सूरदास की कृति बतानी है। सूरदास की कृति कौन सी है इसमें, यानी कि सूरदास की रचना कौन सी है। तो सूरदास की रचना इसमें है साहित्य लहरी, कवितावली, गीतावली, ये हैं तुलसीदास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं कि वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है, यानी कि कौन सा रस है वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसमें है वीर रस पूर्ण रचना है, ये वीर रस की प्रधानता है इस रचना में, वीरों का कैसा हो बसंत। आगे के इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है। तो सूर की रचना इसमें नहीं है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी इसमें सूर की रचना नहीं है, जबकि सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सभी सूर की रचनाएं हैं। और रास पंचाध्यायी जो रचना है वो है नंददास जी की, ये रचना नंददास की रचना है। अगला है कि सूरसागर किस भाषा की कृति है। तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है। तो इनमें से जो महाकाव्य लिखा गया है अवधी भाषा में वो है रामचरितमानस।
रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। ये 1574 में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया ये एक महाकाव्य है, जो कि धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। आगे है कि अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभावों के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कायिक अनुभव, कायिक अनुभव। दूसरा होता है मानसिक अनुभव, मानसिक। और तीसरा होता है वाचिक, और चौथा होता है आहार्य, आहार्य अनुभव। ये 4 प्रकार के अनुभव होते हैं जो कि रसों के अंतर्गत आते हैं। स्थायी भाव, विभाव अनुभव और संचारी भाव। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, और विभाव अनुभव ये 4 होते हैं, और विभाव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और संचारी भाव होते हैं 33। ये रस के कुछ प्रमुख अंग हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास जी। आगे है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? तो ये हैं बंग महिला, जिनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष। टाइटल में ये अपने उपनाम में बंग महिला लिखती हैं। और इनकी जो प्रमुख कहानी है वो है दुलाई वाली। इन्होंने जो रचना लिखी है, महिला जो कहानीकार हैं, और इनकी जो पहली कहानी है वो यही मानी जाती है, महिला द्वारा लिखी गई पहली कहानी दुलाई वाली। और दुलाई वाली का जो प्रकाशन हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो ये ग्रंथ था नाट्यशास्त्र। यानी कि भरत मुनि ने अपने जो रस सूत्र का विवेचन किया है वो नाट्यशास्त्र रचना में किया है। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? तो नंददास कृष्ण धारा के कवि हैं, यानी कि सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं नंददास जी। आगे है कि पृथ्वीराज रासों के रचयिता का नाम बताइए। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रवरदायु। ये आदिकालीन कविता है, यानी कि वीरगाथा काल की। ये एक चंद्रवरदायु द्वारा लिखित रासो ग्रंथों में से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ एक प्रमुख है। और जो जगनेक कवि हैं, तो जगनेक कवि ने लिखा है परमाल रासो, जिसको आलखंड के नाम से भी जानते हैं। और नरपति नाल ने लिखा है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो ये नरपल नाल द्वारा लिखी गई रचना है। और अमीर खुसरो ने लिखी है खाली कवारी। खाली कवारी ये अमीर खुसरो जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? तो रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा अधिकतर ब्रज भाषा थी। आगे है कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है, यानी कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है। तो ये है कात्यायन, यानी कि व्याकरणीय शास्त्र जो है, व्याकरणीय शास्त्री जो हैं वो है कात्यायन। और कात्यायन बुद्ध भगवान के 10 शिष्यों में से ये एक शिष्य थे कात्यायन, जो कि बुद्ध भगवान के परम शिष्य माने जाते थे। अगला प्रश्न है कि खुमाण रासों के रचयिता कौन है? तो खुमाण रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। और जगनेक ने परमाल रासो लिखा, चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखा, और विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये रचनाएं लिखी। आगे है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। कौन सी है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो ये जो कृति है वो है उद्धव शतक। उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है ये। और जो गीतावली है, गीतावली तुलसीदास की रचना है। ये तुलसीदास जी की रचना है। भ्रमर गीत कृष्णदास की रचना है। और रश्मि रथी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आगे बढ़ते हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया, ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया। ये एक प्रेमाख्यान कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। और ये लिखा गया था 1540 ईस्वी में। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत ये आता है पद्मावत महाकाव्य। आगे बढ़ते हैं कि कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व
करते थे, यानी कि कबीरदास जी कौन से काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते थे? तो देखिए कबीरदास जी भक्ति काल, ये भक्ति काल के कवि थे और भक्ति काल की दो शाखाएं हुई थी, एक हुई थी सगुण और एक हुई थी निर्गुण। तो ये जो कबीरदास जी थे ये निर्गुण शाखा के कवि थे, यानी कि निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी कि निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के ये कवि माने जाते हैं। और कबीरदास जी का जो जन्म देखा जाए, कबीरदास जी का जन्म के बारे में विद्वानों का मत है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ माना जाता है, 1398 में, और इनका जन्म स्थान मानते हैं काशी। और इनकी यदि मृत्यु को देखें तो विद्वानों का मत है कि मृत्यु इनकी 1518 में मानी जाती है, यानी कि मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में मानते हैं इनकी कबीरदास जी की जो मृत्यु मानते हैं वो 1518 में मगहर जगह पर मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि छायावादी नहीं है? इनमें जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये छायावादी कवि नहीं हैं, ये भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। जबकि निराला, पंत और प्रसाद और एक महादेवी वर्मा और हैं जो कि छायावाद के प्रमुख स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। निराला, पंत और महादेवी वर्मा ये छायावाद की स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। आगे है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन थे? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार जो थे वे थे ईसा अल्लाह खान। ईसा अल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के रचनाकार थे और ये हिंदी की प्रथम गद्य रचना भी इसको मानते हैं, रानी केतकी की कहानी को। आगे है कि सच्चित शब्द में कौन सी संधि है? तो सच्चित शब्द में व्यंजन संधि है, सत धन चित। इसका जो संधि विच्छेद होगा सत धन चित होगा, सत धन चित, तो सच्चित हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि उत धन चारण, उच्चारण, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए कि इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो इनमें से 10 कुमार चरितम जो रचना है वो आचार्य दंडी द्वारा लिखी गई प्रमुख रचना है। आगे बढ़ते हैं कि प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो प्रगतिवादी जो काव्य सृष्टि है वो है यथा स्थितिवादी, यानी कि प्रगतिवादी जो कवि थे उस समय, जो प्रगतिवादी कवि थे वो उस समाज में उस समय की स्थिति कैसी थी, उस समय की स्थिति का वर्णन अपनी रचनाओं में यथार्थ चित्रण करते थे उनका, यानी कि जो देखते थे उनका यथार्थ चित्रण अपनी रचनाओं में करते थे। और प्रगतिवादी जो कविताएं हैं उनका समय था 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी, यानी कि 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी काव्य धारा का समय रहा है। आगे है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। यह कथन किसके संबंध में कहा गया है? तो ये कथन जो कहा गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं? तो शिवराज भूषण के रचयिता हैं महाकवि भूषण जी। अगला है कि छायावाद, और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने, यानी कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।